हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर रिया। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचर सीरीज के बायोलॉजी का लेक्चर 2। तो अगर हम लोग लेक्चर 2 की बात करें तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज जेनेटिक्स। ये कम से कम 8 से 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि 8 से 10 मार्क्स बहुत होते हैं, तो हम लोगों को इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या करना है हम लोग को इस चैप्टर में, सब कुछ समझेंगे इस चैप्टर में स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक एक स्टडी है हमारे हेरिडिटी की, हमारे इनहेरिटेंस की, हमारे जीन की। हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस चैप्टर को मैंने तो नॉर्मली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे एलील, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सारी चीजों में हम लोग ने इसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं हर बार। देन फिर इसको डिवाइड किया है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स भाई, जिन्होंने हमारे जेनेटिक्स दी है पूरी। तो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ना है हमें, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, उन्होंने जो पी प्लांट लिया था, क्यों लिया था वो पढ़ना है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ली थी वो पढ़ना है। और हमारे उन्होंने 3 जो लॉज दिए थे, जो 3 लॉज दिए थे उनके बारे में पढ़ना है, और हमारा मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी पढ़ना है। देन फिर बात करते हैं हम लोग हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। कोई भी अगर लिंक्ड डिसीज है, क्रोमोसोमल लिंक्ड डिसीज है, तो वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती है। देन लास्ट थिंग इज म्यूटेशन पढ़ना है कि म्यूटेशन कैसे होता है। तो अगर हम लोग बात करें जेनेटिक्स की, तो जैसा कि बताया जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटी को, इनहेरिटेंस को, है ना, और हमारे जीन को। तो हेरिडिटी क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग से कहा जाता है कि भाई तेरी आंखें या तुम्हारे बाल मम्मी या पापा से जैसे मिलते हैं, वो कैसे पास ऑन हुए मम्मी और पापा से तुम में? वो पास हुए थ्रू जीन्स। तो अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो बायोलॉजी है उसमें जीन को कैरी करने वाला कौन होता है? हमारा प्यारा डीएनए। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना, कि डीएनए जो होता है वो जीन को कैरी करता है। अब सुनो, अब डीएनए मिलता कहाँ है? ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? हमारे क्रोमोसोम्स। अब इन क्रोमोसोम्स को अगर हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, मतलब सुपर क्वाइल्ड से थोड़ा अनक्वाइल करेंगे तो ये क्वाइल्ड ही रहेंगे। तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्या बताता है? क्या क्रोमैटिन होता है। देन फिर इसको और अगर देखेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये डबल स्ट्रैंड होता है। ये डबल स्ट्रैंड होता है, ऐसे था तो ये ऐसे ऐसे डबल स्ट्रैंड होता है ना। तो ये जो डबल स्ट्रैंड है ये क्या है? हमारा डीएनए। अच्छा, पूरा डीएनए में जीन नहीं होता, डीएनए के थोड़े थोड़े सीक्वेंस में जीन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो सपोज मैंने कहा कि डीएनए के इस सीक्वेंस में जीन है, देन इस सीक्वेंस में जीन था, है ना। तो हर सीक्वेंस में जीन नहीं मिलेगा, थोड़े थोड़े सीक्वेंस में जीन मिलेगा, और यही जीन हमारी बॉडी में क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, और हमारी बॉडी को हमारे फिजिकल फीचर्स प्रोवाइड कराएंगे। आंखों का कलर, बालों का कलर, है ना। तो हमारे फिजिकल फीचर्स कौन प्रोवाइड कराते हैं? यही जीन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई डीएनए क्या काम करता है। तो अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है हमारा, वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या कैरी कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या कैरी कर रहा है? जीन कैरी कर रहा है। अब वही जीन हमारे डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। अच्छा, एसेक्सुअल में क्या होता है? एक ही पेरेंट से 2 इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। एक ही पेरेंट से, एक पेरेंट था, इसी पेरेंट से 2 इंडिविजुअल फॉर्म होंगे, तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो 2 इंडिविजुअल फॉर्म हुए हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे, बहुत ही कम डिफरेंस कभी कभार देखने को मिलता है, वरना दिखने को नहीं मिलता। तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर होंगे एक दूसरे से और अपने पेरेंट्स से, है ना, क्योंकि इनमें कोई दूसरा डीएनए आया ही नहीं। देन अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है? एक स्पर्म होता है, एक मिनट, एक स्पर्म होता है, ये स्पर्म गया,
और ओवम गया, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो भाई इसमें दो चीज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े वेरिएशंस भी आएंगे। अच्छा, मियोसिस पढ़ा है हम लोगों ने, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, तो क्या हो रहा था, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था, है ना। तो वैसे ही भाई वेरिएशन भी आते हैं हम लोगों में। क्या हम लोग एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं मम्मी पापा की? नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखता है हम लोगों में, हम लोगों में डिफरेंस दिखता है। क्या हम लोग अपने भाई बहन से एकदम सिमिलर दिखते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोगों में क्या हो रहा होता है, हम लोग भले ही मतलब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तो हम लोगों में वेरिएशंस दिखेंगे ही। तो अगर हम लोग बात करें इन ह्यूमन बीइंग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, quite distinct variations are visible among different individuals। अगर हम लोग पूरे होमो सैपियंस की बात करें, भाई होमो सैपियंस के पास क्या होगा, एक सर, दो हाथ, दो पैर, ये तो होगा सबके पास, पर किसी के पास छोटी आंखें, किसी के पास बड़ी आंखें, है ना, किसी की आंखों का कलर ब्लू, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन। तो ये सारे डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं हर किसी के, है ना। तो यही हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट दिख रहे हैं एक दूसरे से। चलो, तो हम लोग को इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि वेरिएशन और ये जो सिमिलर ट्रेट्स हैं वो कैसे पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय वेरिएशन एंड वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। कैसे क्रिएट हो रहे हैं, कैसे इनहेरिटेड हो रहे हैं, ठीक है। वेरिएशन क्रिएट कैसे हो रहे हैं वो हम लोग ने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर में, ठीक। अब बात करते हैं, अब हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी होता है जो हम लोग को ट्रेट्स मिल रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ट्रेट्स क्या होता है, ट्रेट्स को हम लोग बोल सकते हैं फीचर्स, ट्रेट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फीचर्स, ठीक है। हेरिडिटी इन्वॉल्व्स इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक बॉडी डिजाइन जो हो गई सिमिलैरिटी, एज वेल एज सम चेंजेस जो हो गए वेरिएशन। अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अच्छा ऑफस्प्रिंग तो तुम लोग जानते हो, क्या तुम लोग प्रोजेनी का मतलब जानते हो? प्रोजेनी मतलब भी होता है ऑफस्प्रिंग ही, इसका मतलब भी क्या होता है, ऑफस्प्रिंग। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे वो तो सिमिलर ही होंगे। Progenies of asexual reproduction would be similar or very minor differences arises due to the small inaccuracy in DNA copying। तो हमारा जो DNA है वो भैया एग्जैक्ट कॉपी होता है, बहुत ही कम चेंजेस दिखने को मिलते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखेंगे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड जनरेट्स इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर अगर हम लोग बात करें ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज सो बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मतलब मदर एंड फादर। अब दोनों के कंबाइंड चीजें मिलेंगी ना हम लोगों को, हो सकता है किसी का डोमिनेंट हो किसी का रिसेसिव हो, अभी ये वर्ड्स भी पढ़ने हैं डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक है। ऑलवेज रिसीव्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना। हो सकता है बाल पापा जैसे, आंखें मम्मी जैसी, है ना। तो ये सारे कैरेक्टर्स हम लोग को अलग अलग इंसान से मिल सकते, अलग अलग इंसान मतलब मम्मा और पापा में से अलग अलग चीजें मिल सकती हैं, जरूरी नहीं है हर चीज मम्मी से मिल जाए या हर चीज पापा से मिल जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है हम लोगों को। देन हम लोग बात करते हैं, अब यही कॉम्बिनेशन क्या शो करते हैं, डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। अब प्रोजेनी मतलब जो ऑफस्प्रिंग है और जो पेरेंट्स हैं उन दोनों में यही डिफरेंसेस बनेंगे भाई, कि भाई जो हमारा प्रोजेनी है वो अपने मदर फादर के दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, और दोनों के कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें फादर की होंगी, उसमें कुछ चीजें मदर की होंगी, ठीक है। अब ये जितने भी वेरिएशन आए हैं सारे पास ऑन होंगे नेक्स्ट जनरेशन। अब जितने भी वेरिएशन आए हैं सारे पास ऑन होंगे नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हेरिडिटी की। जैसे मैंने बताया हेरिडिटी क्या है, पासिंग ऑफ ट्रेट्स, पासिंग ऑफ ट्रेट्स या फीचर्स, ठीक है। ये देखो देख रहे होगे एक सीता एक गीता, ठीक है। अगर सीता और गीता की बात करें तो गीता का जो कलर है वो बहुत फेयर है एज कंपेयर टू सीता, पर सीता का कलर अपने मम्मी पापा दोनों से मिलता है ना। तो ये होते हैं डिफरेंसेस, भले ही ये दोनों ट्विंस हैं पर इन दोनों में भी क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना।
तो चलो आगे बात करते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये है फादर और ये है मदर। अब इन दोनों के जितने भी कंबाइनिंग फीचर्स होंगे वो किसको मिलेंगे, सॉरी, इन दोनों के जितने भी कंबाइनिंग फीचर्स होंगे वो किसको मिलेंगे, डॉटर को मिलेंगे। ठीक है, देखो फादर का कलर किसको मिला, डॉटर को मिला। ठीक, फादर के हेयर का कलर वो किसको मिला, डॉटर को मिला। तो ये सारी चीजें फादर से मिली उसे। पर अगर आप देखोगे बालों का डिजाइन, बालों का शेप, वो किससे मिला, मदर से मिला, है ना। तो ये वेरिएशन क्रिएट हुआ। ये क्या क्रिएट हुआ, वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। याद कर लो, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर का पास ऑन होना इज नोन एज हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स मतलब क्या होता है, फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ठीक, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग भी ट्रांसमिशन होना इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि भाई बहुत ही ज्यादा कॉमन वो दिखते हैं लार्ज, मतलब अगर हम लोग होमो सैपियंस की बात करें तो हम लोग लार्जली लुक अलाइक दिखते हैं, मतलब इंसान दिखते हैं, है ना। It is commonly seen that the member of a species are largely alike, एक जैसे दिखेंगे ज्यादा कर। भाई हम लोग के फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ी बहुत ही तो इधर उधर चेंजिंग होती है, बाकी सब तो हम लोग सेम ही दिखते हैं, है ना। एक सर, दो हाथ, दो पैर, सेम ही है। कुत्ता बिल्ली देख लो, है ना, कुत्तों की सारी डाइवर्सिटी देख लो, स्ट्रीट डॉग्स की चलो देखते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की सारी डाइवर्सिटी देख लो, देन कैट्स की डाइवर्सिटी देख लो, दिखने में तो थोड़ा सेम ही लगते हैं। ठीक है, द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन गैमीट्स। कहाँ प्रेजेंट है, आप गैमीट्स जानते हो, एग और स्पर्म। इन ह्यूमन के केस में तो कहाँ प्रेजेंट है, ये एग और स्पर्म में प्रेजेंट है, विच फ्यूजेस टू फॉर्म द फर्टिलाइज्ड जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझ में आया कि भाई कि हमारे ह्यूमन स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं और हमारी ओवम में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्यूज होके कितने बना देंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अब भाई वेरिएशन क्या है, जो थोड़े बहुत डिसिमिलैरिटीज है ना, जो अलग अलग अपीयरेंस है इज नोन एज वेरिएशन। उसी को क्या बोलोगे, वेरिएशन। अब देखो वेरिएशन दो टाइप की होती है, एक स्पीशीज के अंदर, होमो सैपियंस के अंदर जो वेरिएशन है, ठीक है। अब एक दो स्पीशीज को कंबाइन करके, जैसे डॉग और कैट, उन दोनों में जो दो वेरिएशंस दिखेंगी वो हो जाएगा बिटवीन स्पीशीज, और एक स्पीशीज के हम लोग देख रहे होंगे अंदर तो हो जाएगा इन बिटवीन, विद इन इट्स स्पीशीज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, विद इन स्पीशीज। ठीक है, अब वेरिएशंस आर द डिफरेंस इन ट्रेट्स और characteristics observed among individual of the same species or between offspring and their parents। तो जितना भी ऑफस्प्रिंग है, जितना भी पेरेंट है, उनमें जो डिफरेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेरिएशंस हो जाएंगे। और एक ही स्पीशीज के अंदर जितने अलग अलग वेरिएशन दिख रहे हैं उनको, मतलब जो अलग अलग डिफरेंसेस दिख रहे हैं उनको वेरिएशन। These differences can arise due to the genetic or environmental factor and are essential for evolution and adaptation। क्यों हो रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है, कुछ जीन्स का काम है और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अब होना भी जरूरी है भाई इवोल्यूशन के लिए, एडेप्टेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, तो ईयर लोब है ना। अगर ईयर लोब की बात करें तो ये जो लोएस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं ईयर लोब। इसको क्या बोलते हैं, ईयर लोब। अब भाई कुछ लोगों में ये फ्री होता है, कुछ लोगों में ये फ्री होता है और कुछ लोगों में अटैच्ड होता है। देखो ये कुछ लोगों में फ्री है, कुछ लोगों में अटैच्ड है। तो अगर फ्री है तो भाई फ्री ईयर लोब, अटैच्ड है तो अटैच्ड ईयर लोब। तो ये हो गया एक वेरिएशन का एग्जांपल। एक और वेरिएशन का एग्जांपल, टंग रोलर। लोग अपने टंग को रोल कर लेते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं, जैसे मैं नहीं कर पाती, है ना। तो वो हो गया हमारा किसका एग्जांपल, वेरिएशन का एग्जांपल। चलो, ईयर लोब्स, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ये जो हमारे ईयर का लोएस्ट पार्ट है इसको बोलेंगे ईयर लोब। और कुछ में ये क्या होगा,
कि हैंग कर रहा होगा तो ये फ्री एयर लोब बन गया, हैंग कर रहा है तो ये फ्री एयर लोब बन गया। और अगर अटैच्ड है, अगर वो अटैच्ड है हेड की साइड से तो वो क्या हो जाएगा, अटैच्ड ईयर लोब हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग कुछ टर्म्स यूज करेंगे भाई जो बहुत यूज होते हैं जेनेटिक्स में, पूछे भी बहुत जाते हैं। ठीक है, पहला टर्म आया जीन। भाई जीन क्या है, हमारा जीन एक हेरिडिटी यूनिट है। क्या है, हेरिडिटी यूनिट, मतलब इसी से वेरिएशन और सिमिलैरिटीज आती हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अब ये क्या ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर करेक्टर्स, क्या करेक्टर्स ट्रांसफर करेगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, करेक्टर को ट्रांसफर करना है। ठीक है, फिर क्या करती है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक, विच डिसाइड्स द फिनोटिपिक स्ट्रक्चर, फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड करेगी। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस। अब देखो जैसे कि तुम लोग ने देखा कि ये सेल है, ठीक, एक ह्यूमन बॉडी का सेल लिया, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम को खोला तो डीएनए दिखा, और डीएनए के कुछ सीक्वेंस में, कुछ सीक्वेंस को उसको हमने क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। कुछ सेगमेंट्स में जीन होता है, पूरे डीएनए में नहीं होता, थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में होता है। ठीक है, अब डीएनए बना न्यूक्लियोटाइड से है, मतलब पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टाइप का बात करते हैं, टाइप्स ऑफ जीन। दो टाइप के जीन होते हैं, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। जो भाई अपने करेक्टरिस्टिक्स को दिखा दे, जो अपने करेक्टरिस्टिक्स को शो कर दे, इज नोन एज डोमिनेंट जीन। और जो भाई दूसरे के करेक्टरिस्टिक्स के अंदर दब जाए, इज नोन एज रिसेसिव जीन। अब भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज टॉल और डॉफ, टॉल एंड डॉफ। तो भाई कौन अपनी करेक्टरिस्टिक्स को दिखा देगा, टॉल वाला, भाई मैं लंबा हूं, दूर से ही दिख जाएगा, और ऑफ वाला नहीं दिख पाएगा। तो ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव, ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव। द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन, मतलब एक और जीन, एक टॉल को हम लोग टी से डिनोट करते हैं और डॉफ को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कैपिटल टी इज टॉल, स्मॉल टी इज डॉफ। ठीक है, तो अगर हमें ऐसी कंडीशन मिली, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसमें क्या होगा, एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होगी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होगी। देखो एक हमारा कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, मतलब एक टॉल का टी है और एक डॉफ का टी है। तो अब इसमें कौन सी अपीयरेंस आएगी, इस ये कैसे डिसाइड होगा, जो डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट कौन होगा, हमारा टॉल वाला डोमिनेंट होगा, इसीलिए वो कैसा दिखेगा अपीयरेंस में, टॉल दिखेगा। ठीक है, अब दूसरे जीन के प्रेजेंस में दिख रहा है टॉल, तो इसलिए वो क्या हो गया, डोमिनेंट जीन हो गया। अब रिसेसिव जीन क्या हो जाएगा, नहीं दिखा पाएगा भाई अपने आप को अल्टरनेटिव फॉर्म में, अल्टरनेटिव फॉर्म में तो नहीं दिखा पाएगा, पर अगर उसकी सिमिलर फॉर्म हुई, और उसकी सिमिलर फॉर्म हुई तो वो दिखा देगा। अगर उसकी सिमिलर फॉर्म हुई तो वो क्या दिखा देगा, अपने करेक्टरिस्टिक को शो कर देगा, डॉफ दिख जाएगा। द जीन which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene। तो another identical gene, देखो दोनों आइडेंटिकल जीन है, एक जीन ये गया, एक जीन ये गया, दोनों आइडेंटिकल जीन है, ये क्या शो करेगा, अपने आप को शो कर पाएगा, ये हो गया रिसेसिव। अल्टरनेटिव जीन में ये शो नहीं कर पाएगा, अगर अल्टरनेटिव जीन होते तो ये अपने आप को शो नहीं कर पाता, ये अपने आप को शो नहीं कर पाता और ये शो कर देता है ना। तो ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव। देन हम लोग बात करते हैं भाई एलील की। एलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, alternate form of gene is known as allele। अब a pair of gene that occupies a specific location on a particular chromosome and controls the same trait। सेम ट्रेट को कंट्रोल करने वाला ट्रेट समझो क्या होता है। सपोज करेक्टर की बात करते हैं पहले। करेक्टर मैंने लिया आई का कलर, आई का कलर, आई कलर, ठीक, ये हो गया करेक्टर। अब कितने टाइप्स के आई कलर होंगे, वो हो जाएगा ट्रेट, वो हो जाएगा ट्रेट। ब्लू, अभी मेजर मेजर लिख रहे हैं, ब्राउन, ठीक है,
और ब्लैक, ब्लू ब्राउन ब्लैक, ये क्या हो गए, तीनों ट्रेट हो गए। और आई कलर क्या हो गया, करेक्टर हो गया। ये क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए, और ये क्या हो गया, करेक्टर हो गया। ठीक है, तो सेम ट्रेट होने चाहिए। एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के, और वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं, सेम ट्रेट कंट्रोल कर रहे हैं। तो टॉल है मतलब हाइट है, तो हाइट को कंट्रोल करने वाला कौन होना चाहिए, एक टॉल होना चाहिए और एक डॉफ होना चाहिए, है ना। डोमिनेंट जीन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव को हमेशा करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो देखो अब दो टाइप के एलील बनेंगे, एक बनेगा हेट्रोजाइगस एलील, एक बनेगा होमोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस क्या होगा, अलग अलग तो होंगे, एक ये जीन एक ये जीन, दोनों जीन है, हेट्रोजाइगस है, दोनों अलग अलग है, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन। देन होमोजाइगस क्या होगा, दोनों सेम होंगे, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट वाले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा होमोजाइगस कंडीशन, और ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन। फिर अब हम लोग बात करते हैं करेक्टर्स की, बता दिया भाई, करेक्टर्स क्या है, वो फीचर है of human being or any other organism are called characters. Characters eye का कलर, हेयर का कलर, हेयर का शेप, बॉडी शेप, ये सब क्या हो गए, करेक्टर हो गए। ठीक है, ऑल करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। तो कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, हाइट हो गई, कॉम्प्लेक्शन हो गया, और कलर ऑफ आई हो गया, ये तीन एग्जाम्पल हो गए। हाइट में क्या हो जाएगा, टॉल और डॉफ, बीच वाले को मेंडल ने लिया ही नहीं है भाई, ठीक, या तो टॉल लिया या तो डॉफ लिया है। फिर कॉमन कलर कॉम्प्लेक्शन क्या हो गया हमारा, लाइट और डार्क। ठीक है, फिर ट्रेड्स की बात करते हैं भाई, ट्रेड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स, है ना। वेरियस फॉर्म्स ऑफ करेक्टर आर कॉल्ड ट्रेड्स, याद रखना, वेरियस फॉर्म ऑफ करेक्टर आर कॉल्ड ट्रेड। ट्रेट वो है जो वेरियस फॉर्म में है करेक्टर की, है ना। तो जैसे कि हम लोग बात करें ट्रेड में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, ट्रेड डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। इसको देख लेते हैं, पहले इसको देखें। तो ये मदर, ये हमारे डैड है, ये मॉम है, ये सन है, डैड मॉम सन। अगर डैड मॉम सन को देखें तो हमारे जो डैड है उनकी आंखों का कलर ब्लू है, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज वाला, हाँ ब्लू है, ठीक है। हाँ, तो बच्चे पे जो सन पे कलर गया है वो भी क्या गया है, ब्लू गया है, ये देखो ब्लू गया है आंखों का कलर। ठीक है, अब ये ट्रेट किससे मिला, आंखों का कलर मम्मी का देखो ब्राउन है या ब्लैक है, सॉरी हाँ ब्राउन ही है वैसे तो, मम्मी की आंखों का कलर ब्राउन है और पापा की आंखों का कलर ब्लू था, तो बच्चे को क्या मिला, ब्लू कलर। तो ये हो गया क्या, आंखों का कलर इज करेक्टर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स आर नोन एज ट्रेट्स। तो आंखों का कलर क्या हो गया, इसमें पापा के पास से आया। अब ईयर की शेप देख लेते हैं, हमारा वो कहाँ गया, ब्लू आइज। अब ईयर की शेप देख लेते हैं, रुको ये वाला कलर नहीं, थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं। ईयर की शेप देखो, पापा के ईयर की शेप देखो, मम्मी के ईयर की शेप देखो छोटी सी, और पापा के बड़ी सी। तो बच्चे को कैसी मिली है, पापा से मिला है वो करेक्टर। अब हाइट की बात कर लेते हैं, देखो हाइट मम्मी जैसी है उसके, सेम एज मदर, तो ये करेक्टर किससे मिला है, मदर से मिला है ना। तो ये हो गए हमारे क्या, ट्रेट्स एंड करेक्टर्स। टॉल होना इज ट्रेट, डॉफ होना इज ट्रेट, और हाइट इज करेक्टर। ठीक है, हाइट इज करेक्टर, टॉल एंड डॉफ इज स्ट्रेट। तो इसमें डोमिनेंट क्या हो जाएगा, टॉल, रिसेसिव क्या हो जाएगा, डॉफ। देन कॉम्प्लेक्शन इज क्या, करेक्टर, डार्क और लाइट इज स्ट्रेट। फिर कलर ऑफ आई, ब्लैक ब्राउन ब्लू जो भी है वो क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं फिनोटाइप की, भाई हम लोग दिखने में कैसे हैं, हम लोग दिखने में कैसे, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है किसी ऑर्गेनिज्म की, इज नोन एज फिनोटाइप। ठीक है, अगर बात करें द एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ पर्टिकुलर करेक्टर, एक पर्टिकुलर करेक्टर की या एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है उसको क्या बोलोगे, फिनोटाइप।
ठीक है, या तो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। तो ऊपर वाली डेफिनेशन सही है कि भाई फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, नोन एज फिनोटाइप, है ना। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है जीनोटाइप। अब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका क्या कैसा है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा पहले फिनोटाइप का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे टॉलनेस एक फिनोटाइप है, डॉफनेस एक फिनोटाइप है, रेड फ्लावर फिनोटाइप, व्हाइट फ्लावर फिनोटाइप, है ना। अब रेड और व्हाइट बना कैसे है, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इज जीनोटाइप। अब जीनोटाइप की बात करें तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, उनके इसके अंदर कौन कौन से जीन है, इज नोन एज जीनोटाइप। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, उसमें कौन कौन से जीन प्रेजेंट है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। जैसे देखो ये टॉल है, ये टॉल है। अब रुको इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, लिखते हैं थोड़ा। ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। चलो बात करते हैं इनकी। अब इसकी बात करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल, और ये बनेगा हेट्रोजाइगस। देखो दो टाइप के एलील्स हैं, दो टाइप के एलील्स हैं, तो ये क्या बनेगा हेट्रोजाइगस टॉल। होगा ही टॉल क्योंकि डोमिनेंट वाला शो करेगा, तो होगा यही टॉल। अब ये क्या होगा, ये होगा होमोजाइगस, होमोजाइगस डॉफ। इसको प्योर डॉफ भी बोल सकते हैं, इसको प्योर टॉल भी बोल सकते हैं, इसको हाइब्रिड टॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे मैं, इसको मैंने बोला, एक दूसरे कलर से लिखते हैं, इसको मैंने बोला प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, और इसको बोला प्योर ड्वार्फ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब जीनोटाइप हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है जनरेशन भाई, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। दो ही जनरेशन पढ़ाई थी भैया मेंडल ने, एक पहली एक दूसरी। ठीक है, तो F1 जनरेशन क्या है, when two parents cross or breed to produce progeny, then their progeny is called F1 generation, first filial generation। इसी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। सपोज ये थे, ठीक, अब इसने और इसने मिलके बनाया एक जनरेशन, ये हो गई F1 जनरेशन, ये क्या हो गई F1 जेन। ठीक, F1 जेन हो गई। अब इन दोनों ने मिलके, इन दोनों ने अब इसका किसी और के साथ फर्टिलाइजेशन, और ये जो दूसरा बनाएगा ये क्या हो जाएगी F2 जेन। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपके दादा, आपके दादा और दादी, उनकी F1 जनरेशन क्या हो गई, पापा, है ना। अब पापा और मम्मी की जो जनरेशन आएगी वो दादा दादी के लिए क्या हो गई F2 जनरेशन, और पापा और मम्मी के लिए क्या रहेगी F1 जनरेशन, है ना। तो ये होती है F1 जनरेशन, या इसी को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ पेरेंटल जनरेशन। जिस पेरेंटल जनरेशन को हम लोग देख रहे हैं, उस पेरेंटल जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं इज नोन एज F1 जनरेशन। अगर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की बात करें, ग्रैंड मदर की बात करें, तो उनके लिए जो F1 जनरेशन है, उनके लिए जो F1 जनरेशन है वो क्या हो जाएंगे डैड, उनके लिए वो हो जाएंगे डैड, या उनके लिए हो गए डैड, फादर, उनके लिए क्या हो जाएंगे फादर हो जाएंगे हमारी F1 जनरेशन। ठीक है, अब ये फादर हो गए हमारे F1 जनरेशन, ये हो गई F1 जेन किसके लिए, दादा और दादी के लिए F1 जेन हो गई। अब फादर और मदर क्या बनाएंगे यू, हम लोगों को। ठीक है, तो ये दादा दादी के लिए हो गई F2 जनरेशन, दादा दादी के लिए हो गई F2 जेन, और पापा के लिए क्या होगी, पापा मम्मी के लिए F1 जेन, है ना। अब
F2 जनरेशन क्या होती है? रुक जाओ, इसको थोड़ा हटा देते हैं, समझा दिया है तो समझ गए हो तुम लोग। F2 जेन क्या हो जाएगी? F2 जेन हो जाएगी भाई वो जो प्रोजेनी के बाद वाली जनरेशन आएगी इज नोन एज F2 gen. When the first generation progeny crosses or breed among themselves to produce second generation progeny, the progeny is called filial generation. Filial second filial generation होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे लिखना होना चाहिए second filial generation या F2 जनरेशन, उसी को क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन। जैसे दादा और दादी की फर्स्ट जनरेशन पापा, पापा और मम्मी के बाद आप आओगे तो बहुत दादा दादी के लिए क्या हो जाएगी? सेकेंड जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस द फर्स्ट जनरेशन। अब जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे बोलेंगे हमारा F2 जनरेशन। अब हम लोग बात करते हैं भाई हेटेरोजाइगस होमोजाइगस। देखो मतलब तुम लोग जानते हो, अगर हम लोग बात करें मतलब का तो होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। जब सेम फॉर्म ऑफ जीन होगी तो वो होमोजाइगस हो गए, जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होगी वो हेटेरोजाइगस हो गए। अ कंडीशन इन विच द टू मेंबर्स ऑफ एन एलिलिक पेयर आर सिमिलर। एलिलिक पेयर के दोनों मेंबर क्या होंगे? सिमिलर। देखो दोनों भाई सिमिलर, दोनों भाई सिमिलर, होमीज। ठीक है, देन ये दोनों भाई डिफरेंट, वी आर जस्ट टू डिफरेंट। ये दोनों एक दूसरे से वाइब नहीं मैच हो रही, इनकी क्या हो रही? वाइब नहीं मैच हो रही, तो ये लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, देन दे आर हेटेरोजाइगस। जैसे देखो इसमें क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया होमोजाइगस। देन हेटेरोजाइगस में क्या हो जाएगा? अ कंडीशन इन विच द टू मेंबर्स ऑफ एन एलिलिक पेयर आर डिसिमिलर। ये क्या है? एक दूसरे से डिसिमिलर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हो गया हमारा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। भाई एक पार्ट हम लोग ने खत्म कर दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। अच्छा, जो हमारे मेंडल भैया थे उन्होंने क्या करा था? वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को लाया, ठीक है, मैथ्स को लाया, और भाई इतने अच्छे अच्छे लॉज बनाए जिनसे आजकल हम लोग भाई क्या पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको ही क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल नाम था। ठीक है, अगर अब ग्रेगर जॉन मेंडल कुछ ऐसे दिखते थे। अगर इनकी बात करें तो ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ है 22 जुलाई 1822 में। पूछा नहीं जाता, बता रही हूँ बस, जिससे कि तुम लोग को थोड़ा पता हो। अब वहीं से इन्होंने पढ़ा है भाई, उधर की ही यूनिवर्सिटी से, और 1856 से 57 he started his historical experiment of heredity on pea plant। अच्छा आप सुनो, ये क्या है? साइंटिफिक नेम है, बोटैनिकल नेम है हमारे पी प्लांट का। क्या? पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। तो भाई इसीलिए टैलिक्स में लिखा है, क्योंकि जब भी अगर हैंड रिटन है तो वो अंडरलाइंड होगा, और कंप्यूटराइज्ड है तो वो इटैलिक्स में लिखना चाहिए। ठीक है, आफ्टर 16 ईयर्स, भाई 16 साल के बाद, मतलब मेंडल जब मर गए उनकी डेथ के 16 साल के बाद उनके वर्क को जाना गया, उससे पहले नहीं जाना गया, क्योंकि भाई उस टाइम पे मीडिया थी नहीं, काम वाम होता नहीं, मतलब इतना पॉपुलैरिटी थी नहीं लोगों के बीच, इतना समझने की वो थी नहीं कि लाइक इंटरनेट नहीं थे और सारी चीजें नहीं थी, तो इसलिए उनका काम बहुत सालों तक दबा रहा, उनके कामों को अप्रिसिएशन नहीं मिली। फिर धीरे धीरे जब लोगों ने जानना स्टार्ट करा, अरे वाह मेंडल को फिर अप्रिसिएशन मिली। After 16 years of Mendel's death in 1900, Mendel's postulate were discovered। Mendel's के postulate discover हुए। ठीक है, अब मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट है वो कब तक हिडन रहे? 34 इयर्स तक हिडन रहे भाई। उसके बाद उनको पता चला है कि भैया मेंडल ने ऐसा भी कुछ काम किया था। फिर अगर बात करें तो मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? मेंडल ने भैया रूल ऑफ इनहेरिटेंस पे वर्क किया था। किस पे वर्क करा था? रूल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जो
ट्रेड्स पास हो रहे हैं उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच द ट्रेड्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो ट्रेड्स पास हो रहे हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू पास हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब उन्होंने क्या ऑप्ट किया था? पी प्लांट को ऑप्ट किया था। अब क्यों किया था वो बताते हैं, अगली साइड में है कि भाई उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी थी और बहुत ही इजीली उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो पा रहे थे उनके, ठीक है, उनको जनरेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा था, ये सारे उसके लॉजिक्स थे उनके, ठीक है। अब बात करें पी प्लांट की, तो पी प्लांट को ही क्या बोलते हैं, बोटानिकल नेम बताया अभी जस्ट, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ठीक है। अगर इनहेरिटेंस की बात करें, पहले यहाँ देखो दो टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड करेक्टर्स, एक होते हैं इनहेरिटेड करेक्टर्स। एक्वायर्ड करेक्टर्स, इनहेरिटेड करेक्टर, दो टाइप के करेक्टर्स होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड मतलब जो हम लोगों को अपने मम्मी पापा से मिले, इनहेरिटेड मतलब जो हम लोगों को अपने मम्मी पापा से मिले, एक्वायर्ड मतलब जो हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में एक्वायर करें, अपने पूरे लाइफ स्पैन में सीखें। जैसे लोग सिंगिंग करना सीखते हैं, गिटार बजाना सीखते हैं, बॉडी बनाते हैं, है ना, तो ये सारे हैं कोई एक्वायर्ड करेक्टर। तो अब क्या जो एक्वायर्ड करेक्टर हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे? नहीं आएंगे, है ना। हमारे एक्वायर्ड करेक्टर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन, वो एक जनरेशन में ही रहते हैं, दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे, ठीक। इनहेरिटेड करेक्टर पास ऑन होते रहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड का करेक्टर क्या हो गया, कभी कभार वो ब्लड ग्रुप हो गया, आई का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, ये सारे क्या हो गए, हमारे इनहेरिटेड करेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेंडल भैया की कि उन्होंने भाई क्यों लिया पी प्लांट, इतना क्या प्यार था, मटर मटर, पता नहीं कितना प्यार था मटर से उनको। चलो चल, पहले एबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे भाई मटर में। हाइट हो गई, है ना, फ्लावर की पोजीशन हो गई, पॉट का कलर हो गया, सीड का कलर हो गया, पॉट का शेप हो गया, सीड का शेप हो गया, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। देन बहुत छोटा लाइफ स्पैन था, लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, मेंडल को वेट नहीं करना पड़ेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, है ना, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा कि लाइक अब ये जनरेशन खत्म होगी दूसरी आएगी। अच्छा, अगर वो किसी और में मतलब अगर वो कोई और चीज चूज करते तो उनको बहुत वेट करना पड़ता दूसरी जनरेशन के लिए, फिर उसके बाद तीसरी जनरेशन, है ना। तो इसलिए उन्होंने एक पी प्लांट को चूज करा क्योंकि उसमें भाई उसका लाइफ स्पैन ही छोटा होता है, एक जनरेशन आई खत्म, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, ऐसे उनका लाइफ स्पैन जल्दी जल्दी खत्म होता जाएगा। नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट। ज्यादातर क्या हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पर हम उसमें क्या करा सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ सीड्स क्या हो रहे हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखो भाई, हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को जानना है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। देखो करेक्टर्स पहले बात करते हैं, उन्होंने कितने करेक्टर्स लिए, 7 करेक्टर्स लिए, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। इसमें पाइसम सटाइवम गार्डन पी, सॉरी इसको इटैलिक्स लिखना था, गलती से वो ले रह गया, तो पाइसम सटाइवम दैट इज गार्डन पी को लिया उन्होंने। तो क्या क्या करेक्टर्स थे, मिटा देते हैं भाई, करेक्टर्स देख लेते हैं क्या थे। पहला हाइट ऑफ प्लांट, पहला हाइट ऑफ प्लांट दैट इज टॉल और डॉफ, टॉल और डॉफ। दूसरा कलर ऑफ फ्लावर दैट इज पर्पल एंड व्हाइट, दैट इज पर्पल एंड व्हाइट। तीसरा सीड शेप, सीड का शेप देखो राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड। देन सीड का कलर, सीड का कलर तो येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। फिर उन्होंने और 4 हो गए, क्या क्या हो गए 4, अगर 4 की बात करें क्या क्या हो गए, प्लांट की हाइट हो गई, सीड का शेप हो गया, सीड का कलर हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, 4 चीज, प्लांट हाइट, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, 4 हो गए। देन पॉड का कलर, उसके पॉड कैसे दिखते हैं, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो। फिर पॉड की शेप फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, देखो इन्फ्लेरेटेड भी बोलते हैं इसको, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई और ये फुल हो गई, ठीक।
फिर हमारा पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन कहाँ है, एक्सियल और टर्मिनल, कौन सी जगह पे है, एक्सियल मतलब एकदम पत्तियों के बीच से आ रहा है कि एकदम टर्मिनल एकदम एंड पे आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ होंगे डोमिनेंट ट्रेट्स, उसमें होंगे रिसेसिव ट्रेट्स। तो अब हम लोग को डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स पढ़ने हैं। देखो सीड कलर की बात करें तो सीड कलर में डोमिनेंट ट्रेट इज येलो, इज येलो। तो तुम लोग ने येलो वाली मटर खाई होगी बताशे में डाल के, अरे वही वाली है ना। तो ये सीड कलर क्या हो गया, येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव, ग्रीन इज रिसेसिव। देन सीड का शेप, सीड का शेप राउंड is dominant, wrinkled is recessive, round is dominant, wrinkled is recessive. Then pod का कलर, किसका कलर, pod का कलर, pod कैसा दिख रहा है, green is dominant, yellow is recessive। अच्छा देखो भाई सीड कलर और पॉड कलर दोनों डिफरेंस है, सीड कलर में हमारा येलो डोमिनेंट है और पॉड कलर में हमारा ग्रीन डोमिनेंट है। तो भाई देख के चलना कि किसमें कौन सा डोमिनेंट है, याद रखना। देन पॉड शेप, फुल इज हमारा डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड इज हमारा रेसेसिव। देन हमारा आया फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर इज पर्पल डोमिनेंट, व्हाइट इज रिसेसिव। देन फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की कहां पे पोजीशन है, एक्सियल इज डोमिनेंट, टर्मिनल इज रिसेसिव, ठीक। फिर प्लांट की हाइट, तो वो हो गया टॉल इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट इज रिसेसिव। तो ये हो गए हमारे डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना याद रखना है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई भी ट्रेट दे दिया क्रॉस के लिए तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज डोमिनेंट है, कौन सी चीज रिसेसिव है, ठीक है। अब होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर अब हम लोग बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, देखो यार मोनो मतलब एक, हम लोग एक करेक्टर लेंगे और उसमें क्या करा देंगे, क्रॉसिंग करा देंगे। तो कैसे कराते हैं देखते हैं। चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। मोनो मतलब क्या बोला मैंने, वन, एक करेक्टर लेंगे। मेरा फेवरेट करेक्टर, मेंडल का फेवरेट करेक्टर लेते हैं, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट क्या बनेंगे, टॉल और डॉफ, टॉल और डॉफ, दो टाइप के करेक्टर्स ट्रेट्स आएंगे। देन टॉल की बात करें, टॉल क्या हो जाएगा, टी टी कैपिटल वाला, डॉफ हो जाएगा स्मॉल टी, है ना। अब कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनकी बनाते हैं गैमीट्स, इनकी क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। तो अगर हम लोग इसमें गैमीट्स फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट बनाएंगे, कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो अगर इसकी गैमीट बनाएंगे, गैमीट में हम लोग जानते हैं कि भाई एक एक पार्ट आएगा, तो एक हो जाएगा कैपिटल टी, एक अलग कैपिटल टी, एक स्मॉल टी और एक अलग स्मॉल टी, ठीक। अब उन्होंने क्या कराई, इसकी क्रॉसिंग कराई, इसकी क्या कराई, क्रॉसिंग। तो अब अगर हम लोग इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगा, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ, तो ये जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, एक मिनट, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ गड़बड़ हुई, हाँ ये वाला रह गया है, तो इसको इसके साथ कर लेते हैं, हाँ। अब ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये बनाएगा कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा अब इधर देखने को देखो, तब क्या बन रहा है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस बन रहे हैं। अच्छा ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल, ये है F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है, ये हमारी आई, ये हमारी आई F1 जनरेशन, F1 जेन आई, F1 जेन, समझ रहे, फर्स्ट जनरेशन ये आ गई। अब उन्होंने क्या कराया, फर्स्ट जनरेशन की सेल्फिंग कराई, फर्स्ट जनरेशन की सेल्फिंग, सारे टॉल आए हैं, सारे हाइब्रिड टॉल आए हैं। अब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन की क्या कराई, हमारे साथ सेल्फिंग कराई, उन्होंने क्या कराया, सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग, स्पेलिंग एक मिनट रुको,
सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराई। अगर सेल्फिंग की बात करें तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब मैं इसका बना रही हूँ प्यूनेट स्क्वायर। इसके लिए मैं क्या बना रही हूँ, प्यूनेट स्क्वायर। तो भाई तुम लोग भी प्यूनेट स्क्वायर ही बना लेना। ए यार ये क्या हुआ, सॉरी शेप नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग बनाते हैं इसका प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर है ये, ठीक है। अब यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। अगर अब हम लोग इसके करेक्टर्स को मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे, इस कैपिटल सी से इस कैपिटल टी क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल टी। इस कैपिटल टी से स्मॉल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल। इस कैपिटल से स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, और दोनों स्मॉल तो दोनों स्मॉल आ गए, है ना। तो ये आया हमारा F2 जेन। ये क्या आई, F2 जेन आई भाई, दूसरी जनरेशन आई। पहली तो आ गई, पहली में फिर हम लोग ने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग में हमारा ये आ गया। देन इसमें हम लोग निकालते हैं F2 जेन में हम लोग निकालेंगे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक टिपिक फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। अगर हम लोग फिनोटिपिक की बात करें, पहले फिनोटिपिक ले लेते हैं। फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कैसे हैं, दो रेशियो की बात करें तो टॉल है और डॉफ है, टॉल है और डॉफ है। टॉल कैसे हैं, 1 टॉल, 2 टॉल, 3 टॉल, तो 3:1, 3:1। ये आ गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो। देन जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्योर टॉल। अच्छा इसको वैसे लिख लेते हैं, इसको 2 कैपिटल टी है, एक, हाँ मतलब दोनों कैपिटल टी वाला एक, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी वाला 2, और दोनों स्मॉल टी वाले एक। तो क्या बन जाएगा, 1:2:1। तो 2 आपको टाइप्स याद करने होते हैं, एक जीनोटिपिक रेशियो, एक फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक होता है सारे जितने टॉल्स हैं और डॉफ है, तो जो फिजिकल अपीयरेंस है ये 3 टॉल दिखेंगे, ये डॉफ दिखेगा, ठीक। फिर जीनोटिपिक में क्या होगा, उनके जीन का कॉन्स्टिट्यूशन, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन इसका अलग है और इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है और इसका अलग है, तो क्या हो जाएगा 1:2:1, ठीक। ये हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। भाई अभी हमको लॉस भी पढ़ने हैं इसी के साथ, तो अगर हम लोग लॉस पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। अब मेंडल ने सोचा, Mendel thought if all the pea plants are tall, then where did the dwarf character gone? कहाँ गए? फर्स्ट जनरेशन में जब उन्होंने करा, देखो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को जब देखा था तो उनको दिखा कि भाई सारे टॉल आ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो भाई डॉफ वाले कहाँ गए? तो फिर उन्होंने क्या कराई, सेल्फिंग कराई, उन्होंने सेल्फिंग कराई। और एक मिनट ये 2 बार आ गया, सॉरी। तो उन्होंने से क्या कराई, सेल्फिंग कराई, दोनों जो आए थे टॉल उनके को एक साथ सेल्फ कराया, तो उनको दिखा कि 3 टॉल आए और एक डॉफ आया, 3 टॉल आए और एक डॉफ आया। अब उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करी अपने एक्सपेरिमेंट्स में, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने बोला द करेक्टर विच मार्क्स और हाइड इट्स पार्टनर इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर, जो अपने आप को दिखा रहा है, अपने पार्टनर को हाइड कर रहा है, इज नोन एज डोमिनेंट करेक्टर। और दूसरा वाला जो मार्क्स हो जा रहा है उसको क्या बोला है, रिसेसिव, जो हाइड हो जा रहा है उसको बोला है रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। एक एग्जांपल दिया था उन्होंने, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, तो इसमें टॉल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट करेक्टर, और डॉफ क्या हो जाएगा, रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। अब व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट और करेक्टर, क्या रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने बोला कि एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कोई फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो फैक्टर किसमें प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। तो उन्होंने ये सब बोला। अब उस फैक्टर को हम लोग और कुछ नहीं जानते, हम लोग उस फैक्टर को जानते हैं उसी नाम से, जीन के नाम से जानते हैं अब उसी फैक्टर को। देन मेंडल के कुछ सिंबल्स थे कि जो हमारे डोमिनेंट वाले होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे, जो रिसेसिव वाले होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे। और देखो डोमिनेंट, रिसेसिव फ्लावर कलर में भी देख सकते हो और पॉड कलर में भी देख सकते हो, ठीक है। फिर उन्होंने
मोनोहाइब्रिड एक बार देख लो, देखो पेरेंट 2 जनरेशन में मतलब क्या कराई, सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग में गैमीट्स बनाए, गैमीट्स ये बने, तो उन्होंने उस गैमीट से फिलरी सेकेंड फिलियर जनरेशन बनाई, ठीक है देखो, है ना। तो उन्हें क्या दिखा, एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक प्योर डॉफ दिखा, ठीक है। अब उन्होंने इससे रिजल्ट क्या निकाला, उन्होंने रिजल्ट निकाला कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, जो फिजिकल एक्सपीरियंस है वो क्या आएगी, 3 टॉल थे और एक डॉफ था, तो क्या हो गया 3:1 हो गया, है ना। अब जीनोटिपिक क्या होगा, जो जीन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक में एक ऐसा है जिसमें दोनों कैपिटल टी है और 2 ऐसे हैं जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है और एक ऐसा है जिसमें एक स्मॉल टी है और एक दोनों स्मॉल टी है, सॉरी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने इसका भी वो निकाला, तो वो आया 1:2:1। तो ये हो गया हमारे मेंडल का क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देन हमारे मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करा है। तो अगर हम लोग डाई हाइब्रिड के क्रॉस की बात करें, डाई मतलब हम लोग 2 कैरेक्टर लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, 2 कैरेक्टर्स। तो मैं अपने फेवरेट वाले कैरेक्टर लेती हूँ सबके। तो पहला कैरेक्टर इज हाइट ऑफ प्लांट, देन दूसरा इज पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। हाइट ऑफ प्लांट की बात करें तो क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, डॉफ हो जाएगा। पोजीशन की बात करें तो एक्सियल हो जाएगी और टर्मिनल हो जाएगी, ठीक। टॉल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी, डॉफ को कैसे करेंगे, स्मॉल टी, एक्सियल को कैसे करेंगे, कैपिटल ए, और डॉफ को कैसे करें, टर्मिनल को कैसे करेंगे, स्मॉल ए। तो उन्होंने कैसे लिए थे, उन्होंने लिए थे टॉल एक्सियल फ्लावर, डॉफ टर्मिनल फ्लावर। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया टॉल और एक्सियल, टॉल एंड एक्सियल, डॉफ एंड टर्मिनल, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, टी, कैपिटल ए, देन इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, स्मॉल ए, ठीक। अब इसके गैमीट्स बनाएंगे, वो ये हो गए। अब इसके गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स बनाए तो बनेगा टी ए, दोनों कैरेक्टर्स आने चाहिए, दोनों ट्रेट्स आने चाहिए, देन इसका हो जाएगा टी ए, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इसकी हमें कराई क्या, क्रॉसिंग कराई, इनकी क्या कराई, क्रॉसिंग कराई। तो क्रॉसिंग कराते हैं, तो कैरेक्टर हुआ टी ए, चलो क्रॉसिंग कराई, कैपिटल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, 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 ठीक। तो चारों कैसे आए, चारों आए हाइब्रिड, टॉल एंड एक्सियल। ये आई कौन सी जनरेशन, ये हुई फर्स्ट जनरेशन, F1 जेन हुई, यो ही F1 जेन, ठीक। सारे कैसे थे, हाइब्रिड, टॉल एंड एक्सियल थे। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब इसी को ही क्या कराया, सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराएंगे, यार सॉरी, सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग कैसे कराएंगे, ठीक। गैमीट्स बना लेते हैं पहले, गैमीट्स बनेंगे, एक के बनाते हैं दूसरे के भी सेम ही बनेंगे, ठीक है। गैमीट बनाएंगे तो गैमीट आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल ए, कैपिटल ए, देन कैपिटल टी, स्मॉल ए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, देन फिर बनेगा स्मॉल टी, कैपिटल ए, और स्मॉल टी, स्मॉल ए, ठीक है। तो ये बने हमारे 4 गैमीट, 4 सेम इसमें भी बनेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल टी, स्मॉल ए,
स्मॉल टी कैपिटल ए और स्मॉल टी स्मॉल ए, 4 गैमीट्स इसके बनेंगे। अब इनके गैमीट्स बन गया तो सेल्फिंग कराएंगे। अब सेल्फिंग करा लेते हैं भाई, कलर दूसरा ले लेते हैं क्योंकि अब तो सेल्फिंग करानी है भाई। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, चार, ठीक है। ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल ए, कैपिटल टी कैपिटल ए, स्मॉल टी कैपिटल ए, चलो पहले इस कैपिटल वाले सारे लिख लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल ए, कैपिटल टी स्मॉल ए, स्मॉल टी कैपिटल ए, स्मॉल टी स्मॉल ए, सेम यहाँ लिख लो। कैपिटल टी कैपिटल ए, कैपिटल टी स्मॉल ए, स्मॉल टी कैपिटल ए, स्मॉल टी स्मॉल ए, ठीक है। अब सेल्फिंग करा दो भाई, इसको इससे कराएंगे तो क्या आएगा, रुको, हाँ इसको इससे कराएंगे तो आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी ए, स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है। ये सारे कैपिटल आ गए। देन इसको इससे कराएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको इससे कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल टी कैपिटल ए, देन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक। जल्दी से मैं लिख लेती हूँ। ठीक, ये बने हमारे क्रॉसेस। अब इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो आता है हम लोग को सिर्फ वही पढ़ना है, जीनोटिपिक नहीं पढ़ना है। आईसीएससी में नहीं है, सीबीएसई में था। तो अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, बट कोई और कलर लेते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। देखो 4 बनेंगे, एक बनेगा टॉल, क्या हो गया, टॉल एंड एक्सियल, एक बनेगा टॉल एंड टर्मिनल, एक बनेगा डॉफ, डॉफ एंड एक्सियल, और एक बनेगा डॉफ एंड टर्मिनल। चलो जल्दी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कैसे कैसे बने, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो टॉल एंड एक्सियल, ये टॉल होगा एक्सियल होगा, ये टॉल होगा एक्सियल होगा, टॉल होगा एक्सियल होगा, टॉल होगा एक्सियल होगा, टॉल एक्सियल, टॉल एक्सियल, टॉल एक्सियल, टॉल एक्सियल, देन टॉल एक्सियल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने हैं 9, ये कितना है 9। देन टॉल एंड टर्मिनल, टॉल एंड टर्मिनल, टॉल एंड टर्मिनल, रुक जाओ इसको दूसरे कलर से, वरना टॉल एंड टर्मिनल नहीं समझ पाओगे। हाँ, टॉल एंड टर्मिनल, टॉल एंड टर्मिनल, टॉल एंड टर्मिनल, टॉल एंड टर्मिनल, कितने हो गए 3, तो ये हो गया 3। देन देन आता है हमारा डॉफ एंड एक्सियल, 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 तो ये कितने हो गए 3। फिर लास्ट आता है हमारा डॉफ एंड टर्मिनल, देखो एक डॉफ एंड टर्मिनल एक, तो कितना हुआ रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। तो अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशियो लिखें
phenotypic रेशियो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9:3:3:1। 9 टॉल एंड एक्सियल है, 3 टॉल एंड टर्मिनल है और 3 डॉफ एंड एक्सियल है और डॉफ एंड टर्मिनल 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 9:3:3:1। जीनोटिपिक हम लोग को पढ़ना नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं हमारे में, तो ये हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। देन आता है हमारा लॉज मेंडल्स के। मेंडल्स के 3 लॉ हैं। पहला इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा भैया, लॉज बहुत पूछे जाते हैं तो एकदम पढ़ के जाना, हर क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार। चलो लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। तो मेंडल ने कहा कि जो हमारी F1 जनरेशन बनेगी उसमें वो ट्रेट शो होगा, उसमें वो कैरेक्टर शो होगा जो डोमिनेंट होगा, रिसेसिव वाला शो नहीं होगा। देखो, व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट टुगेदर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों क्या है, एक साथ प्रेजेंट है, ठीक, ओनली वन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड। एक एक्सप्रेस करेगा, एक सप्रेस करेगा। दूसरा पढ़ लेते हैं। व्हेन टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन, दो डिफरेंट एलील एक जीन का आर प्रेजेंट इन एन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, मतलब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। द डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप व्हाइल द रिसेसिव रिमेन्स हिडन। तो फिनोटाइप में हमें क्या दिखेगा, डोमिनेंट वाली दिखेगी, रिसेसिव वाली नहीं दिखेगी। ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट होगा वो दिखेगा, रिसेसिव वाला नहीं दिखेगा F1 जनरेशन, ठीक। द करेक्टर दैट इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर, और जो नहीं एक्सप्रेस्ड होगा, सप्रेस्ड हो जाएगा, उसको बोलेंगे रिसेसिव करेक्टर। पढ़ चुके हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें, कह रहा है ट्रेट्स हैव 2 एलील्स। अगर ट्रेट्स के पास 2 एलील है तो वो सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग कब, गैमीट फॉर्मेशन। जैसे एक ट्रेट के पास 2 एलील है, 2 एलील है एक ट्रेट के पास, अब वो सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अभी किया पीछे है ना, गैमीट फॉर्मेशन में सेपरेट कर दिया, ठीक है। वन फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों एक पेरेंट से कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, दूसरी एक डेफिनेशन सुन लो, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एलील ऑफ फॉर ईच जीन सेग्रीगेट, एलील फॉर ईच जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमीट्स कैरी ओनली 1 पेयर ऑफ जीन। तो एक गैमीट मतलब जो एक गैमीट है वो एक ही पेयर ऑफ जीन का एक ही एलील कैरी कर रही हो, ठीक है। देन आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट डिफरेंट जीन आर सॉर्टेड into different cells independently of each other। अभी तुम लोग ने देखा टॉल और एक्सियल का, है ना, टॉल एक्सियल, तो टॉल भी जा रहा था, एक्सियल भी जा रहा था, डिफरेंट कैरेक्टर होंगे तो डिफरेंट कैरेक्टर जाएंगे, ठीक है। अब the gene controlling different characters are sorted independently without influencing each other during the formation of gamete। दोनों जब बन रहे थे, टॉल भी बन रहा था गैमीट में, एक्सियल भी था, ऐसे ही डॉफ भी बन रहा था और टर्मिनल भी था। तो गैमीट फॉर्मेशन में कभी भी हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होगा किसी भी 2 अदर कैरेक्टर्स का। देन आता है इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स। अब इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स की बात करें तो भाई सेक्स डिटर्मिनेशन को ही पढ़ना है। हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स में कितने सेट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं 23 पेयर्स। और 23 पेयर्स में 22 पेयर्स आर, बता चुकी हूं, ऑटोजोम पिछली क्लास में भी, अगर नहीं पढ़ा है तो वो लेक्चर भी ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी, ठीक। 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स और 1 पेयर को ही क्या बोलेंगे, one pair is sex chromosome, ठीक है। तो out of these 22 pairs of chromosomes are identical to each other are called autosomes, और जो 33rd पेयर है वो डिफरेंट है, इसलिए उसको क्या बोलना है, सेक्स क्रोमोसोम। मेल्स में डिफरेंट, फीमेल्स में डिफरेंट। मेल्स में क्या होता है, XY होता है, फीमेल्स में क्या होता है, XX होता है। दे आर डिजाइंड एज X and Y।
the XX pair is found in females and XY pair is found in males। तो हम लोग जान रहे हैं कि फीमेल क्या है, होमोजाइगस है, और मेल क्या है, हेट्रोजाइगस है, दो टाइप के हैं। ठीक है, अब सेक्स लिंक की बात करें, देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा भी है कि XX क्रोमोसोम मदर का हो गया। अब हम लोग कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, ये मदर का हो गया, ये फादर का हो गया। अगर अब फादर क्या कर जाएगा, XY। ठीक है, अब क्या होगा, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे इससे। एक बनेगा X, एक बनेगा X, एक बनेगा XY, है ना। तो दो XY बन रहे हैं और दो XX बन रहे हैं, मतलब हमारा क्या हो रहा है, दो सन है और दो क्या होंगी, डॉटर्स होंगी। तो 50-50 चांसेस है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन देयर आर इक्वल चांसेस दैट एन ओवम विद एन X क्रोमोसोम विल बी फर्टिलाइज्ड बाय X बियरिंग स्पर्म और Y बियरिंग, पूरे इक्वल चांसेस होते हैं भाई। द रिजल्टिंग जाइगोट हैज इट्स सेक्स डिटरमाइंड एट द मूवमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब हम लोग सेक्स को डिटरमाइन कर पाएंगे। अब हम लोग को पढ़ना है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या है कि भाई हम लोगों को सेक्स लिंक डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इट इज अपीयरेंस ऑफ द ट्रेट दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलील एक्सक्लूसिव ऑन ईदर X और Y। अब या तो X क्रोमोसोम पे होगी या तो Y, क्योंकि ये किस पे लिख रहे हैं हम लोग, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो या तो X क्रोमोसोम पे होगी या तो Y क्रोमोसोम पे होगी। ठीक है, अब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ना है हम लोगों को, वाई नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्स लिंक्ड वाले में क्या होगा, वो किस में होगी, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पे होगी। अच्छा, इसीलिए ज्यादा चांसेस होते हैं मेल्स के सफर करने के। ठीक है, जीन्स ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम बट देयर एलील्स आर एब्सेंट ऑन द Y क्रोमोसोम। उनकी एलील क्या होगी, एब्सेंट होगी Y क्रोमोसोम्स पे। जैसे हमारा दो एग्जांपल दिए हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में होता है क्या है, दो डिफरेंट कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं पहचान पाते, दैट इज रेड और ग्रीन। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि हमें अगर जरा सा भी कट लग जाता है तो हमारी जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की वो नहीं हो पाती है। ठीक है, अब अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस हम लोगों ने पढ़ा है, देखो 3 केसेस बनते हैं फीमेल के में, और 2 केसेस बनते हैं मेल में। कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसीज। तो अगर हम लोग बात करें, एक बनेगी हमारी नॉर्मल फीमेल, ये हो जाएगी नॉर्मल फीमेल। एक होगी जिसके एक ही एक्स क्रोमोसोम पे वो लिंक्ड होगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड होगा, तो वो हो जाएगी कैरियर। मतलब उसको नहीं होगा कुछ, नहीं होगा, आगे आने वाली जनरेशन में हो सकता है। ठीक है, एक होगी हमारी जिसमें दोनों में होगा, कैरियर नहीं होगी, ये हो जाएगी कलर ब्लाइंड फीमेल। ठीक, मेल के केसेस में बोला 2 केसेस बनेंगे, क्योंकि भाई या तो होगा या तो नहीं होगा, एक ही क्रोमोसोम है ना एक्स वाला। तो ये तो नॉर्मल मेल हो गया, नॉर्मल मेल, और ये हो गया हमारा कलर ब्लाइंड मेल। ठीक, अब हम लोगों को यही पढ़ना है कि भाई ऐसे केसेस आते हैं भाई कि एक कलर ब्लाइंड है एक नॉर्मल है, तो क्या होगा बच्चों का रेशियो, तो हम लोग को यही पढ़ना है। कह रहा है कि कलर ब्लाइंड मैन, दैट इज दिस, हमारा कलर ब्लाइंड मैन है, मैरिड टू अ फीमेल विद नॉर्मल विजन। किससे मैरी हुआ है, कि नॉर्मल विजन की लड़की है। तो देखो कलर ब्लाइंड मैन मैरिड टू नॉर्मल फीमेल। देखो अब इसमें भी हम लोग क्या बना रहे हैं, प्यूनेट स्क्वायर बना रहे हैं। ये हो जाएगा XY, ये हो जाएगा XCX, और ये हो जाएगा XY। अच्छा, तुम देख रहे होगे कि जो हमारे वो बने हैं, सन्स बने हैं, उनमें क्या है, उनमें कलर ब्लाइंड का कोई चांस नहीं है। उनमें कलर ब्लाइंड का क्यों ही चांस नहीं, क्योंकि उनको Y क्रोमोसोम लेना है फादर से, मदर से तो नॉर्मल है मदर, है ना। तो हमारे जो सन होंगे,
ऑल सन्स आर नॉर्मल, ऑल सन्स आर नॉर्मल, सन क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब डॉटर के केस की बात करें तो डॉटर कैसी होगी, देखो एक एक्स क्रोमोसोम पे है तो डॉटर क्या होगी, कैरियर। ऑल डॉटर्स आर कैरियर, ठीक है। तो कितना रेशियो है, 50% रेशियो है कैरियर होने का, कैरियर चाइल्ड होने का, कैरियर गर्ल नहीं, कैरियर चाइल्ड होने का, कैरियर चाइल्ड होने का, और 50% रेशियो है नॉर्मल चाइल्ड होने का, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे केस की, कि जब मैन क्या है, नॉर्मल है, और फीमेल क्या है, कलर ब्लाइंड है। फीमेल क्या है, कलर ब्लाइंड है। अब मैन नॉर्मल है, मैन नॉर्मल है, रुक जाओ, मैन नॉर्मल है, फीमेल क्या है, कलर ब्लाइंड है, फीमेल है हमारी कलर ब्लाइंड। देखो एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई और एक्स सी वाई। अब देखो तुम लोग इसमें देख रहे होगे, जो हमारी डॉटर्स हैं, डॉटर्स, ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर, क्या होंगी, कैरियर होंगी। और सारे सन्स कैसे होंगे, ऑल सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, सन्स क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, है ना, ठीक। तो इसमें भी अभी रेशियो है 50-50 का, कि 50% ऑफ चाइल्ड वुड बी कैरियर, 50% चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। 50% चाइल्ड, 50% चिल्ड्रेन विल बी, चाइल्ड बोल दिया, सॉरी चिल्ड्रेन होना चाहिए, चिल्ड्रेन विल बी कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। 50% children will be children will be carrier, कैरियर, ठीक है। अब भाई हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है म्यूटेशन, हम लोगों को ये पढ़ना है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है कि हमारे क्रोमोसोम या जीन में सडन चेंज इज नोन एज म्यूटेशन, या तो डिलीशन हो जाएगा या कोई सडन चेंज हो जाएगा। चलो, अब म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, one or more gene. It alter the heredity material of an organism's cells, thereby causing changes in the certain traits. For example, अब क्या हुआ, हमारा जीन में म्यूटेशन हुआ, हमारा क्या हुआ, जीन में म्यूटेशन हुआ, ठीक है। तो a gene mutation is caused by slight केमिकल चेंजेस इन डीएनए, थोड़ा सा केमिकल चेंज हुआ बाय डीएनए में, और हमारे इसकी वजह से क्या होता है, एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब ये एक ब्लड डिसीज है, इसमें जो क्या होता है, ये जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। इसमें जो हमारे आरबीसीज हैं, उनकी शेप जो होती है बाइकॉनकेव होती है, पर सिकल सेल एनीमिया के पर्सन्स में वो क्या हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लॉकेज होता है हमारी आर्टरीज में। यहाँ तुम लोग देख पा रहे होगे कि हमारी आर्टरीज में क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया है सिकल शेप की वजह से, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द जीन म्यूटेशन। द म्यूटेशन कॉजेज माइनर चेंज इन द डीएनए ऑफ अ जीन दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ पर्सन्स रेड ब्लड सेल्स, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सिकल सेल शेप आरबीसी। तो वो उस जीन पे क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, जो आरबीसी बनाने वाली जीन थी उसमें म्यूटेशन हुआ, तो सिकल शेप जीन बन रही है। A radioactive radiation also alter the gene structure and their effects can be seen generation after generation। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन म्यूटेशन के वो दिखते हैं।
देन अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ डाउन सिंड्रोम पढ़ना है कि ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स होता है, कि जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे है उसमें 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। द क्रोमोसोम म्यूटेशन अकर्स इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स चेंजेस, तो हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का। डाउन सिंड्रोम ऑल्सो कॉल्ड मंगोलिज्म, इसको क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म is a mental and physical disorder that occurs in a person if a person is born with one extra 21st chromosome, that is 47 chromosomes हो जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम है ना, तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो भाई इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। तो होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, बहुत वेटेज तो नहीं कैरी करता बट हाँ अच्छा खासा आ जाता है, 5-6 मार्क्स का, 5-6 मार्क्स भी बहुत होते हैं भाइयों। तो अगली क्लास के लिए अपडेटेड रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।